पेंटागन ने ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के विकल्प तैयार कर लिए हैं और हज़ारों अमेरिकी सैनिक और मरीन पहले ही इलाके में पहुंच चुके हैं, यानी मिडल ईस्ट पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई फुल स्केल इन्वेजन नहीं होगा, बल्कि स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री के ज़रिए टारगेटेड रेड्स हो सकते हैं, जिनका मकसद अहम ठिकानों को कब्जे में लेना या तबाह करना है। इस पूरे प्लान में सबसे बड़ा टारगेट खर्ग आइसलैंड माना जा रहा है, जहां से ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात होता है, और अगर इस पर कब्जा हो गया तो तेहरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल जाएगी। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक असली चुनौती कब्जा करना नहीं, बल्कि वहां टिके रहना होगा, क्योंकि ईरान ड्रोन, मिसाइल, बारूदी सुरंग और गोरिल्ला हमलों के जरिए जवाब दे रहा है। इसी के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के आसपास भी ऑपरेशंस की योजना बन रही है अमेरिका के ज़रिए से, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और जिसे ईरान पहले ही काफ़ी हद तक रोक चुका है। अगर यहाँ ज़मीनी लड़ाई शुरू होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और व्यापार पर पड़ेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने साफ बोल दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो नरक खोल दिया जाएगा ईरान के लिए, कहना है अमेरिका का। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स की यूनिट्स और तेजी से तैनात होने वाली फोर्सेस को पूरे मिडल ईस्ट में भेजा जा चुका है, जिस साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि तैयारी पूरी तरह हो चुकी है। लेकिन अमेरिका के अंदर ही इस फैसलों को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ रहा है, जहां करीब 62% लोग ग्राउंड ट्रूप्स भेजने के खिलाफ हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या सच में अमेरिका ईरान की ज़मीन पर उतरने जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये जंग सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है। मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं रही है, बल्कि कूटनीतिक मोर्चों पर भी हलचल तेज़ हो गई है, क्योंकि इशाक दार और फैसल बिन फरहान यानी सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के बीच एक अहम बातचीत हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा की है और साफ बोल दिया है कि इस संकट का हल सिर्फ बातचीत, कूटनीति और सामूहिक प्रयास से ही निकल सकता है। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखना बेहद अहम ज़रूरी है और इसके लिए मिलकर काम किया जाएगा। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की भी समीक्षा की गई है और ये सहमति बनी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर क्षेत्रीय शांति के लिए अपने सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसके बाद सऊदी विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जहां शहबाज शरीफ ने भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान हर हाल में सऊदी अरब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और पूरा समर्थन ऐसे ही जारी रखेगा। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब 4 देशों के विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक इस्लामाबाद में हो रही है। इसका मकसद मिडल ईस्ट युद्ध को ख़त्म करने के लिए मध्यस्थता के रास्ते तलाशना है। दरअसल 28 फरवरी से यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल द्वारा ईरान पर शुरू किए गए हमलों के बाद पूरा क्षेत्र हाई अलर्ट पर है और अब तक 1300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसमें अली खामेनी भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं जवाब में ईरान ने इजराइल के साथ साथ जॉर्डन, इराक और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे न सिर्फ जान माल का नुकसान हुआ है बल्कि वैश्विक बाजार, तेल सप्लाई और एविएशन पर भी बड़ा असर पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब की ये कूटनीतिक पहल इस बढ़ती जंग को रोक पाएगी या आने वाले दिनों में ये संघर्ष और भी बड़े स्तर पर फैलने वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को दक्षिणी लेबनान में और आगे बढ़ने का सीधा आदेश दे दिया है और साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि अब इजराइल उत्तर में हालात को पूरी तरह बदलना चाहता है, यानी लेबनान के उत्तर में। यानी अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक लंबे समय तक कब्जे जैसी रणनीति पर काम हो रहा है, जिसे खुद नेतन्याहू गाज़ा मॉडल की तरह लागू करना चाहते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में ज़मीनी घुसपैठ तेज़ कर दी है और उनकी कोशिश है कि लितानी नहर तक एक मजबूत बफर जोन बनाया जाए ताकि हिजबुल्लाह को पीछे धकेला जा सके। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि लड़ाई अब और ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना कंतारा के पास लितानी नदी की सहायक धारा तक पहुंच चुकी है, जो सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर है
और इसे एक बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अगर इजराइल लितानी तक पहुंच जाता है तो पूरा दक्षिणी लेबनान एक बड़े युद्ध क्षेत्र में बदल सकता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी पीछे हटने के मूड में नहीं है और उसने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब बड़ी टक्कर होगी। इस पूरे संघर्ष की जड़ उस बड़े क्षेत्रीय युद्ध में है जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है और जिसकी चिंगारी अब भड़कती जा रही है। जब ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली ख़ामेनी के हत्या के बाद पूरे इलाके में जवाबी हमले शुरू हो गए। अब इस जंग का असर लेबनान तक फैल चुका है। अगर इंसानी नुकसान की बात करें तो हालात बेहद दर्दनाक हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 2 मार्च से अब तक कम से कम 1200 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 120 बच्चे शामिल हैं और 3500 के आसपास लोग घायल हैं। और सिर्फ 2 दिनों में 49 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 10 राहत कर्मी और 3 पत्रकार भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 12 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, यानी ये अब एक मानवीय संकट बन चुका है। इसी बीच पत्रकारों पर हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा दिया है। जज़ीन इलाके में एक हमले में 3 पत्रकार मारे गए हैं, जिनमें अली शुएब, फातिमा फतोनी और मोहम्मद फतोनी शामिल थे। इजराइल ने दावा किया है कि उनमें से एक हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाकी पर कोई साफ जवाब नहीं दिया गया है। इस पर फ्रांस के विदेश मंत्री जाइन न्योल बरोत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि युद्ध क्षेत्र में पत्रकारों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक खुला उल्लंघन हो सकता है। वहीं कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक 2023 से अब तक लेबनान में कम से कम 11 पत्रकार मारे जा चुके हैं और गजा में ये संख्या 210 तक पहुंच गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल सच में लेबनान में गजा मॉडल लागू करने जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये जंग पूरे मिडल ईस्ट को अपनी झपेट में ले लेगी। अब हुतीज़ भी सीधे इस संघर्ष में कूद चुके हैं और उन्होंने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। हूती प्रवक्ता यहया सरी ने साफ कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में हमले ऐसे ही जारी रहेंगे जब तक इजराइल अपनी कार्रवाई नहीं रोकता। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और ख़तरनाक हिस्सा सिर्फ ये हमले नहीं है, बल्कि बाब अल मंदब है। एक समुद्र का एक संकरा रास्ता है जो दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइनों में से एक है। वही जगह है जो रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ती है और जहां से दुनिया का बड़ा तेल और व्यापार गुजरता है। अगर हूती इसे ब्लॉक कर देते हैं तो पूरी वैश्विक सप्लाई चेन हिल सकती है। जानकारों का कहना है कि अगर कुछ जहाज़ों पर हमला हुआ या समुद्र में माइन बिछाई गई तो रेड सी का पूरा रास्ता बंद हो सकता है। अब सवाल उठता है कि हूती इस जंग में क्यों आए हैं, तो इसका जवाब ईरान की एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस रणनीति में छिपा हुआ है, जिसमें हूती एक अहम कड़ी है। हालांकि उनका कंट्रोल पूरी तरह ईरान के हाथ में नहीं है, लेकिन उनके कदम उसी दिशा में चलते दिखते हैं। जानकारों का कहना है कि अभी ये पूरी एंट्री नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया तो हूती पूरी ताकत से कूद सकते हैं। इस पूरे संकट को और गंभीर बनाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां पहले ही तेल सप्लाई प्रभावित हो चुकी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाब अल मंदब दोनों पर असर पड़ा तो इसे नाइटमेयर सिनेरियो कहा जा रहा है, यानी दुनिया भर में तेल संकट, महंगाई और आर्थिक झटका। फिलहाल हुतीज़ ने इस जल डमरू मध्य को बंद नहीं किया है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि यह उनके विकल्पों में शामिल है और अगर यमन के ठिकानों पर हमला हुआ तो अगला कदम यहीं से हो सकता है। यानी अब ये जंग ज़मीन और आसमान से निकलकर समुद्र के सबसे अहम रास्तों तक पहुंच चुकी है और पूरी दुनिया की नज़र अब इसी पर टिकी हुई है कि अगला कदम क्या होगा। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला शुरू किया तो तेहरान ने तुरंत इसका जवाब दिया और सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। यानी जंग अब सीधे दुनिया के सबसे अहम तेल उत्पादक इलाकों में फैल चुकी है। पिछले 1 महीने में ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें रडार सिस्टम, ड्रोन और यहाँ तक कि थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को नुकसान पहुँच चुका है।
सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बताया जा रहा है, जहां ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में KC-135 टैंकर विमान और एक बेहद अहम E-3 सेंट्री AWACS को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 15 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि AWACS आखिर इतना अहम क्यों है? तो समझिए, ये वही आंख और दिमाग है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है और पूरे युद्ध क्षेत्र को कंट्रोल करता है। यानी अगर ये सिस्टम कमज़ोर होता है तो अमेरिका की एयर पावर को सीधा झटका लग सकता है। इसलिए जानकार इसे जंग का एक बड़ा मोड़ मान रहे हैं, क्योंकि इससे बैटल स्पेस अवेयरनेस में गैप आ सकता है। इसके साथ ईरान ने पिछले 30 दिनों में करीब 12 MQ-9 रिपर ड्रोन को गिराने का दावा किया है, और यहाँ तक कि F-35 और F-15 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को निशाने बनाने की बात भी कही गई है। हालांकि अमेरिका ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। इस पूरी रणनीति को एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जा रहा है, जिसमें ईरान सीधे मुकाबले के बजाय ड्रोन, मिसाइल और साइबर हमलों के जरिए अमेरिका की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा असर दुनिया की इकोनॉमिक पर पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज लगभग पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इसके चलते तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर तक पहुंच गई हैं और कई देशों में ईंधन संकट और महंगाई तक बढ़ रही है। इसी बीच रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल अपने टॉम हॉक मिसाइल और इंटरसेप्टर तेज़ी से खर्च कर रहे हैं और उनका स्टॉक खतरनाक स्तर तक कम हो रहा है। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पेंटागन ज़मीन पर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें खर्ग आइसलैंड जैसे अहम ठिकानों पर हमला भी शामिल हो सकता है, जो ईरान के 90% तेल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग और भी बड़े स्तर पर फैल सकती है। अब तक इस जंग में कम से कम 13 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और करीब 200 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जबकि ईरान में 1900 से ज़्यादा लोगों की मौत और 18,000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये टकराव यहीं रुकेगा या फिर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध और गहरे आर्थिक संकट का सामना करने वाली है।